दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल, एपिसोड 5। वो सोमवार की सुबह थी। लगभग पूरा द क्वींस हाउस कॉलेज अपने बड़े से मैदान में एक लड़की की तस्वीर के सामने मौन खड़ा था। अंजलि को दुनिया को अलविदा कहे हुए 2 दिन बीत चुके थे और उसकी दर्दनाक मौत की खबर ने रूही के साथ साथ पूरे कॉलेज को हिलाकर रख दिया था। कॉलेज में चारों ओर तरह तरह की अफवाहें फैल चुकी थीं। कोई इसको आत्महत्या कहता तो कोई मर्डर मानने से गुरेज नहीं करता। विद्यार्थियों से ज्यादा टीचर सदमे में थे और अगर उनसे भी ज्यादा कोई सदमे में था तो वो थे इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी। मौन के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में लौटने लगे। कुछ वहीं खड़े होकर उसको देखते रहे तो कुछ आध उसकी तस्वीर के सामने फूल रखते हुए उसके लिए प्रार्थनाएं करने लगे। रूही जो बाकी रहे गिने चुने लोगों में से एक थी। सबसे पीछे खड़ी हुई अंजलि की तस्वीर को लगातार बस घूरे जा रही थी। आज अनगिनत नजरों ने रूही के चेहरे को संदेह से छुआ था और वो इसका कारण बहुत अच्छे से जानती थी। उसने देखा कि सबसे दाईं और ध्रुव अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। उसकी आंखें नम थीं और वो बेबसी में निराल सा खड़ा हुआ था। एक पल के लिए रूही की नजरें उससे मिली तो एक अजीब सी नजर से ध्रुव ने उसे देखा। इससे पहले कि रूही कोई प्रतिक्रिया देती उससे कोई टकरा गया। वो कोई पतली दुबली सी लड़की थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो डर से जैसे कांप रही थी। सॉरी, उसने घबराहट में रूही को देखते हुए कहा और नजरें नीचे कर लीं। कोई बात नहीं, रूही ने कहते हुए उसकी ओर देखा। तुम ठीक हो ना? लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बस उसको बिना देखे वहां से चली गई। रूही ओझल होते हुए उसे देखती रही और फिर से अंजलि को देखते हुए उसके ख्यालों में खो गई। गुलाम हैं जिंदगी के कुछ उम्र के लिए, मिलेगी मौत तो हम सब आजाद होंगे। अचानक से रूही के कानों में आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसके क्लास टीचर रघुनाथ खट्टर जी उसके बगल में तस्वीर पर नजर टिकाए खड़े थे। खट्टर जी अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते हैं और उन्हें लेखन का बहुत शौक था। वो पूरे कॉलेज में सर फिलोसफर नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि वो किसी भी स्टूडेंट को पकड़कर उसे ज्ञान देना शुरू कर देते थे, जिससे कई स्टूडेंट्स तो उन्हें देखते ही भाग खड़े होते थे। उन्होंने होठों पर मुरझाई मुस्कान लाते हुए रूही को देखा और कहा, किसी ने क्या खूब कहा है ना? जी सर, रूही ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। लेकिन अक्सर हम चीजों को इस नजर से नहीं देखते सर, कम से कम जिंदगी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। उसने अपनी बात खत्म की और दोनों हाथों को बांधते हुए उन्हें देखने लगी। इंसान और उसके नजरिए वक्त आने पर अक्सर बदल जाते हैं, रघुनाथ जी ने कहा और रूही को बड़ी गहरी नजर से देखा। और फर्क इससे पड़ता है कि अंत में हमने किसका चुनाव किया। उन्होंने अपनी बात खत्म की और जाने के लिए मुड़ने लगे। वो बुजदिल नहीं थी सर, वो जीने के लिए लड़ती रही, रूही ने विश्वास से कहा तो रघुनाथ जी ने चमकती आंखों से उसे देखा। और उसकी सुइसाइड की बात मैं कभी नहीं मान सकती। अक्सर जो दिखता है और जो दिखाया जाता है, दोनों में काफी फर्क होता है रूही, खट्टर जी ने कहा और कुछ पल यूं ही उलझी हुई रूही को देखते रहे और फिर वहां से ओझल हो गए। शाम के 7 बजे थे। रूही अपने दोस्तों दिव्या और जॉन के साथ एक कॉफी शॉप में बैठे हुए बातों में मशगूल थे। हालांकि दिव्या जॉन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन रूही को उसके रूप में एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसे सुनता तो था, न कि दूसरों की तरह जो बस अजीब तरह से घूरते थे। जितना हमने सोचा था मामला उससे ज्यादा पेचीदा है, दिव्या ने कॉफी के कप अपनी ओर सरकाते हुए कहा और रूही की ओर देखा। इस सब के पीछे कोई बड़ा ही शातिर इंसान है, रूही ने कहा और दूर कहीं देखने लगी। पापा का कहना है कि सीसीटीवी के हिसाब से ना तो कोई अंदर गया है और ना ही कोई बाहर आया है, बशर्ते उसके पास कैमरे की नजर से बचने का कोई प्लान हो। मुझे तो उसकी वार्निंग से डर लग रहा है, जॉन ने कहा और नजरें बचाते हुए कॉफी का सिप लिया। क्या सच में हम लोग डेंजर में हैं? तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम तुम्हें हॉस्पिटल की निचली मंजिल पर एडमिट करेंगे, दिव्या ने जॉन को तसल्ली देते हुए कहा तो जॉन ने भींगी नजरों से उसे घूरा। जो भी हो, पर मुझे अब यह मामला अपने हाथों में लेना होगा, रूही ने दोनों की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा तो दिव्या ने एकदम से उसकी ओर देखा। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता भी है उसमें कितना खतरा हो सकता है, दिव्या ने सख्ती से कहा। एक मर्डर हुआ है रूही, और एक लड़की पहले ही गायब हो चुकी है। इट्स नॉट सेफ। मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखे अपनी बारी का इंतजार नहीं करूंगी, रूही ने कहा तो बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा। जो ख्वाब मुझे आते हैं वही उसे आते थे। कहीं अगर यह चीज उसकी मौत के कारण से जुड़ी हुई है तो फिर वो सही हो सकती है।
मैं भी खतरे में हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रूही, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ख्वाबों का एक होना बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है और पुलिस भी तो इस केस में जांच कर रही है। जरूर कुछ ना कुछ सामने आ ही जाएगा। दिव्या ने उसे समझाते हुए फिक्र से देखा। कुछ सामने आ जाएगा तो रुक जाएंगे दिव्या, लेकिन फिलहाल हमें कुछ कदम उठाने होंगे। रूही ने उन दोनों की ओर दरख्वास्त की नजर से देखा। बट हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? जॉन ने कहा, जो उत्साहित दिख रहा था, लेकिन दिव्या अभी भी परेशानी से उसे देखे जा रही थी। पापा से, रूही ने टेबल से उठते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चमक सी थी। दिव्या इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन अंततः वो भी मान गई। लेकिन उसने साफ कर दिया था कि इस सब के लिए वो कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाएंगे। वो रात का कोई पहर होगा। रूही के ठीक सामने कोई ऊंची गोल मीनार थी जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो ना दाएं देख रही थी ना बाएं, वो बस उसमें बने एक दरवाजे को लगातार घूरे जा रही थी, जैसे वो अपनी ओर खींच रहा हो। वो दरवाजा बहुत पुराने दौर का दिखाई पड़ता था। उसमें दो बड़ी बड़ी कुंडियां पड़ी हुई थीं, जिन्हें धकाते हुए रूही अंदर चली गई। उसके भीतर घुमावदार सीढ़ियां थीं जो ऊपर की ओर जा रही थीं। रूही लगातार ऊपर की ओर बढ़ने लगी। चांद की रोशनी अब बस किसी सुराख से आ रही थी, जो कि बेहद कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसे चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। अंततः कुछ देर चलने के बाद वो फिर से एक दरवाजे के सामने थी, जो मीनार के ऊपरी गुंबद में बनी कोठरी का मालूम पड़ता था। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रही। अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो एकदम से सहम गई। धीरे धीरे रोने की आवाज सुक्कियों में बदल गई और फिर चारों ओर खामोशी पसर गई। रूही एक पल ठहरी और फिर दरवाजा खोल दिया। वो एक गोलाकार कोठरी थी, जिसके चारों तरफ कमर की ऊंचाई के ऊपर से बड़े बड़े फूल पत्तियों की छपाई वाले शीशे लगे हुए थे, जो कि चांदनी रात में चमक रहे थे। अचानक से उसकी नजर नीचे कोने में बैठी एक लड़की की ओर गई, जिसने सफेद ड्रेस पहने हुई थी और चेहरा अपनी घुटनों में छुपा रखा था। उसके बड़े काले बाल आगे की ओर बिखरे पड़े थे और हाथों में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी थीं। चारों ओर ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि रूही की होंठ कांपने लगे। वो तरस खाती नजरों से उस लड़की को देखने लगी। आखिर क्यों इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है? हे कौन हो तुम? रूही ने हिचकिचाते हुए कहा। सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो यूं ही बैठी रही। रूही ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? रूही ने फिर से कोशिश की और इस बार जवाब में उसने थोड़ी सी हरकत की। वो फिर से सुबकने लगी और कुछ पलों बाद धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। रूही डर से कई कदम पीछे हट गई। उसके पूरे चेहरे पर ताजा खरोंचों के जख्म थे, जिनसे खून बह रहा था। उसकी बड़ी हल्की नीली आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो लगातार रूही को देखे जा रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? रूही ने घबराकर कहा। दर्द, वो बेबसी से बोली। कौन हो तुम? रूही ने फिर से सवाल किया। वो इस बार चुप रही। चारों ओर खामोशी फैल गई। वो एक तक उसे बड़ी आंखों से बस देखे जा रही थी। रूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने फिर से कोशिश की। कौन हो तुम? मृत्यु, वो गुस्से से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि रूही पहली बार में ही उठकर अपने बेड पर बैठ गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और जागते के साथ ही उसका दिमाग पूरी तेजी से दौड़ रहा था। इस बार उसने कुछ अलग शब्द कहे थे और वो मीनार वो कहीं देख चुकी थी। अजीबोगरीब ख्वाब और लंबी रात से लड़कर एक खूबसूरत सी सुबह हो चुकी थी। खिड़की से झांकती हल्की धूप रूही के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और रात के विचारों में डूब गई। तमाम तरह की चीजों को सोचते हुए वो नीचे नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंची तो देखा कि वहां मॉम और उसके पापा के अलावा भी कोई मौजूद था। उसका हुलिया किसी बाबा के तरह लग रहा था। बड़े लंबे बाल, माथे पर टिका। वो एक लाल बड़े से कपड़े में खुद को लपेटे हुए एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हल्के बुदबुदा रहे थे। त्रिपाठी जी ने रूही की ओर खामोश रहने का इशारा किया तो रूही कुछ पल ठहर कर उन्हें देखने लगी। कुछ देर में उसने धीरे से आंखें खोली और चारों ओर देखने लगा। आओ रूही बेटा, इधर बैठो, त्रिपाठी जी ने रूही से कहते हुए कुर्सी की ओर इशारा किया। रूही, जो थोड़ी परेशान दिख रही थी, बिना कुछ बोले वहां बैठ गई और अपने पापा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। यह बाबा सूर्यांश जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। हमने उन्हें तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया था तो उन्होंने इन्हें हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। त्रिपाठी जी ने रूही को पूरी बात समझाते हुए कहा तो बाबा के शिष्य ने भी रूही की आंखों में देखा। हाँ, अब बस इसी सब की कमी और रह गई थी।
अलका जी ने दूर देखते हुए तंज में कहा। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, यह ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने आगे कहा तो रूही ने हैरानी से और त्रिपाठी जी ने गुस्से से अलका जी को घूरा। बाबा जी के शिष्य ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रूही की ओर हाथ बढ़ाया और कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। एक पल के लिए रूही उलझन से देखती रही, फिर उसने भी खड़े होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस शिष्य ने रूही की कलाई पकड़ी और फिर से आंखें मूंद कर बुदबुदाने लगे। वो कई मिनट तक यूं ही रहे और फिर तेजी से हाथ झटकते हुए पीछे हटे। वो एक नहीं है, दो हैं, उन्होंने तेजी से कहा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रूही और बाकी सब हैरत से शिष्य को देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले रूही कुछ बोलती त्रिपाठी जी बोल पड़े। कौन दो हैं? बुरे साए, आत्माएं, या जो भी तुम उन्हें नाम दो। शिष्य ने ना जाने क्यों रूही की ओर पीठ कर ली और त्रिपाठी जी की ओर चेहरा करते हुए बोले, वो एक दूसरे के विपरीत हैं, एक शक्तिशाली और एक कमजोर। क्या बकवास है यह? अलका जी ने गुस्से से कहा तो शिष्य के बोलने से पहले ही त्रिपाठी जी बोल पड़े। तुम चुप रहोगी प्लीज, उन्होंने गुस्से से कहा और फिर दूसरी ओर देखते हुए बोले। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले यह देखना होगा कि यह सिर्फ इस लड़की से जुड़े हैं या फिर घर से। इसके लिए हमें कुछ दिनों के लिए रूही को घर से अलग रहने के लिए भेजना होगा, शिष्य ने कहा तो त्रिपाठी जी और रूही एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन वो जो भी है, उसने मुझे अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल ख्वाब आते हैं मुझे, डरावने ख्वाब। रूही ने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो तुम इंतजार करना चाहती हो, शिष्य ने कहा और कुटिलता से मुस्कुराए। वक्त रहते निकल जाओ इससे लड़की। लेकिन वो रहेगी कहाँ? अगर वो चीज उससे जुड़ी हुई होगी तो वहां तो और भी खतरे में होगी, त्रिपाठी जी ने बीच में बोलते हुए कहा। तरीका यही है, चूंकि पहले रूही प्रभावित हुई है इसलिए हमें इसी से शुरुआत करनी होगी, शिष्य ने अपनी बात कही। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूं और रहने के एक जगह है मेरे दिमाग में, कॉलेज हॉस्टल, रूही ने कहा और मन में विचार किया कि यह वहां जांच पड़ताल करने के लिए भी बेहतर रहेगा। मैं कुछ दिन वहां रह सकती हूँ। त्रिपाठी जी कुछ उलझन में दिखे लेकिन फिर मान गए। अलका जी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए बस खामोश रहीं। यूं तो रूही को इस सब पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। गुरुजी के शिष्य ने जाने के लिए विदा ली और बताया कि वो लगातार कुछ दिनों तक रूही की गैर मौजूदगी में घर विधिया करेगा ताकि स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हो सके। पूरा दिन वो कॉलेज में इसी कशमकश से दो चार रही थी। उसने दिव्या और जॉन को सारी बात बताई, यह भी कि ख्वाब में उसने क्या देखा और यह भी बाबा के शिष्य ने क्या कहा। हालांकि वो बात अलग थी कि दोनों की ही इस मामले में अलग अलग राय थी। जहां जॉन को इसमें सच लगा वहीं दिव्या को ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं। शाम हो चुकी थी और रूही तय प्लान के मुताबिक कॉलेज के बिल्कुल पीछे बने बड़े से हॉस्टल के सामने खड़ी उसके ऊंचे 3 मीनारों को देख रही थी। त्रिपाठी जी ने प्रिंसिपल भीमसेन जोशी जी से बात करके उसके कुछ दिन रहने का इंतजाम करवा दिया था। वो हॉस्टल में दाखिल हुई और वार्डन ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। वो दूसरी मंजिल पर लाइन से बने कई कमरों में सबसे अंतिम था, शायद इसलिए कि रूही वहां बेवक्त आई थी इसलिए शुरुआत के सभी कमरे भर चुके थे। हालांकि उसके आने के कारण उस कमरे की साफ सफाई कराई गई थी, लेकिन फिर भी देखकर लगता था जैसे कि काफी समय से वो बंद रहा होगा। उसने अपना बैग एक और पटका और कमरे को देखने लगी। चूंकि वो पहले कोई शाही महल के कमरे रहे होंगे इसलिए उनकी विशालता देखने लायक थी। रूही ने चारों ओर देखा और कभी रही उसकी भव्यता के बारे में विचार किया। वो उसके ठीक पीछे लगी शीशे की खिड़की की तरफ गई जो पीछे जंगल की ओर खुलती थी। उसने खिड़की खोली और शांत और विशाल जंगल को एक नजर देखा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो उसने देखा कि 1-2 लड़कियां दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। हाय रूही, राइट, उनमें से एक ने चहकते हुए कहा तो रूही भी मुस्कुराते हुए आगे आ गई। जी हेलो, रूही ने कहा, मैं फराह और यह मेरी रूममेट अवनी, फराह ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। आपके जस्ट बगल वाला रूम हमारा है। रूही ने उन्हें अंदर बुलाया, हालांकि उनमें से एक, अवनी, आते हुए थोड़ी हिचकिचाई थी। वो बैठकर बातें करने लगी तो रूही वहां के बारे में थोड़ी जानकारी पूछने लगी। यह कमरा काफी समय से बंद था, क्यों? रूही ने पूछा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाँ, इसमें हमारे सामने कभी कोई नहीं रहा, अवनी ने अटकते हुए कहा। कहते हैं कि यह कमरा राजकुमारी सूरीरत्ना के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। कहते हुए अवनी ने उसकी छत को निहारा। राजकुमारी सूरी? कौन?
रूही ने इससे पहले यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। जब उसने सवाल किया तो फराह और अवनी दोनों ने एक दूसरे को देखा। लगता है तुम्हें इस किले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फराह ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा तो रूही जवाब में हल्का मुस्का दी। वो दरअसल मैं इस कॉलेज में नई हूँ और शहर में भी तो ज्यादा कुछ जानने का मौका नहीं मिल पाया है। रूही ने कहा, वैसे मुझे कुछ पूछना था। क्या हम हॉस्टल की छत पर जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन वहां जाना क्यों है? अवनी ने तेजी से कहा, उसकी आवाज में डर झलक रहा था। ऊपर कोई नहीं जाता, खासकर रातों में। मुझे पूरा किला देखना है ऊपर से, रूही ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या तुम प्लीज मुझे लेकर चल सकती हो? पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, लेकिन फिर उसकी जिद करने पर मान गईं। वो तीनों सीढ़ियों से चलती हुई ऊपर चली गई, जहां छत पर जाने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा लगा रखा था। उसकी हालत देखकर सच में रूही को यकीन हो गया था कि यहाँ वाकई ज्यादा कोई आता जाता नहीं होगा। दरवाजे को धक्काते हुए तीनों उस विशाल महल की छत पर थे, जहां पर सामने की ओर 3 बड़े गोल और ऊंचे मीनार खड़े हुए थे। रूही बीच वाले मीनार की ओर बढ़ गई, जो बाकी दोनों की तुलना में थोड़ा ऊंचा और बड़ा था। उस मीनार का हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसा कि उसने ख्वाब में देखा था। वो एकटक उसे घूरती रही, जबकि फराह और अवनी उसे अजीब तरह से देख रही थीं। इतनी गौर से क्या देख रही हो? फराह ने कहा और उसके बिल्कुल बगल में आकर खड़ी हो गई। उस मीनार में लगे दरवाजे का एक हिस्सा टूट चुका था और बाकी जर्जर हालातों में एक और को लटका हुआ था। नहीं, कुछ नहीं, रूही ने बात बनाते हुए कहा और उसमें जाती सीढ़ियों को घूरती रही। अब हमें चलना चाहिए, अवनी ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसे ही रूही ने भीतर को कदम बढ़ाना चाहा तो अवनी ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो लड़की? उसकी आंखों में अजीब सा डर था। अरे मैं तो बस, रूही ने टूटे शब्दों को जोड़ना चाहा। क्यों, क्या हुआ? कहते हैं यहाँ उसको कैद किया गया था। उसके बगल में खड़ी फराह ने ऊपरी गुंबद की ओर देखते हुए कहा। उसे किसे? रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, वही जिसके बारे में मशहूर है कि वो आज भी किले की पीछे वाली झील में रहती है। फराह ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा तो अवनी ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। अब बस, मैं नीचे जा रही हूँ, अवनी ने फराह से गुस्से से कहा। और तुम भी? कौन रहती है झील में? रूही ने ऊंची आवाज से कहा। और तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि वो डर से कहीं ज्यादा है, अवनी ने मुड़ते हुए कहा और जाने लगी तो रूही ने फराह का हाथ थाम लिया। प्लीज तुम मुझे बताओ, कौन है वो? रूही ने फराह की आंखों में देखते हुए कहा। कौन है वो जिसको यहाँ कैद किया गया था? वो जिसका डर आज भी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। फराह कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर धीरे से बुदबुदाई। जलपरी, कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, यह है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।